मेरे नज़रिए से कि भाई अगर ये जैसे आईएएस आईपीएस की एग्ज़ाम होती है, जी ऐसे आईटीएस अगर होता, इंडियन टीचिंग सर्विस, जी और आप यकीन नहीं मानेंगे वो बच्चे 5th 6th के थे। जी। बट मुझे तो पैसों की नीड थी उस टाइम पर, अच्छा, क्योंकि कब किस बच्चे की बत्ती जलेगी अपने को पता नहीं नहीं है, उसके पता। पोटेंशियल में कब निखार आएगा हमको पता नहीं है। तो उन्होंने बोला था किस गाँव से आए हो? तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे किसी को एसिडिटी हुई तो उसको लग रहा है कि यार कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, यस यस। तो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, डॉक्टर समझ जाता है कि यार प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी है। So, ladies and gentlemen, I welcome you all in the new episode of Unnaked Truth, Story of Becoming a Teacher. इस शो का जो थीम है, उस थीम पे बेस्ड जो बेस्ट पर्सनालिटी है, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ और कोशिश की सर्च करने की, तो बहुत कम फेसेस सामने आए। उसमें से एक फेस जो हमारे साथ बैठे हैं, वो है वो कहते हैं ना कि टीचर्स वर्ड्स के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको बखूबी निभा पाना आम बात नहीं होती है। कई बार सिचुएशन और टाइम आपके लाइफ में ऐसा आता है जो आपके लाइफ के खुद का एक बेस्ट मेंटर, बेस्ट क्रिएटर, बेस्ट हैंडलर बना देता है। ख्वाब छोटे हों या बड़े, कई बार उसके पूरा करते हुए कई मुश्किलें आती हैं रास्ते में, और अगर आपका ख्वाब बहुत बड़ा हो लाइक डॉक्टर्स बनने का, तब तो बड़ी बात होती है। और जब आप बहुत मशक्क़त के बाद उस ख्वाब को पूरे करने की कंडीशन में आती हो, तो सिचुएशन के बनाए हुए दौर से गुजरते हुए आपको ऐसा पता चलता है कि नहीं, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। और फिर आप अपना एक ल्यूक्रेटिव जॉब जो पॉसिबल होता, जो कहीं न कहीं आपको आपके फ़ादर से मिलने वाला था और उसको आप बहुत अच्छा कर सकते थे, उसको छोड़ के आप एक टीचर बनना पसंद करते हैं। और ये सारी बातें जो मैंने अभी कही है, ये जिस पर्सनैलिटी पे बेहद फिट बैठती है, वो है मेरे बड़े भाई, एचओडी ऑफ बायोलॉजी मैनेजमेंट के मेंबर हैं मैक्रोविजन एकेडमी, संतोष सिलोरिया सर। तो नमस्कार। सर का बहुत-बहुत स्वागत है। सर, थैंक यू। सबसे पहले आपकी ज़बानी आपका इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर संतोष सिलोरिया, बट मैं संतोष सर के नाम से जाना जाता हूँ। जी, और बायोलॉजी सब्जेक्ट के थ्रू अगर किसी को मेडिकल में जाना है तो डेफिनेटली वो मेरे पास पहुंचता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट को उस मुकाम पे देखना चाहूँ जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाया, या जिस जगह पे मैं चाह कर भी नहीं जा पाया, या जब मैं वो सेवा नहीं कर पाया, तो मेरे बच्चों के थ्रू वो काम मेरा कंप्लीट हो रहा है। सर ऑफ द ट्रैक जो शो है उसे मैं जाके एक बात कहना चाहता हूँ। हमने आपके साथ फर्स्ट रिकॉर्डिंग भी करी थी जी। और अनफॉर्चुनेटली वो ख़राब हो गया। मेरे मन में कहीं न कहीं डर था कि शायद टाइम नहीं निकल पाए या मुश्किल हो, लेकिन आपने जिस वे में रिएक्ट किया कि चलो ठीक है ना, दोबारा कर लेते हैं, वो पर्सनैलिटी के बड़ी पॉजिटिव चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। सीखने को मिला है बहुत कुछ इससे। हाँ, एक्चुअल में क्या है यार, अपन सब ह्यूमन ही है, एरर हर जगह पे होती है। अगर मैं या आप उस चीज़ को अगर लेके बैठेंगे तो अपन कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, तो आगे बढ़ने के लिए जो हो गया उसको भूल जाना ही बेहतर होता है, और नया करने की कोशिश करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। सर, एक प्रेस्टिजियस जॉब है डॉक्टर का, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बोला, जी। और इतना आसान नहीं है वहाँ तक पहुँच पाना। आप पहुँचे, उसके बावजूद आपने अपना जो ट्रैक है वो चेंज किया। तो बेसिकली मैं इसको ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि एक सफ़र जो डॉक्टर का होता है वो टीचर में कन्वर्ट हो गया। इसके बिल्कुल। पीछे ज़रूर कुछ ख़ास रीज़न रहे होंगे। हाँ, मतलब मैंने जर्नी तो का जो ड्रीम था वो डॉक्टर का ही लेके चला था। बट समय के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, डॉक्टर की पोस्ट अपने पास में है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर जॉब एक टीचर का हो सकता है। आप उसको सिचुएशन बेस्ड भी बोल देंगे, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, बट फाइनली मुझे समझ में आया कि एक टीचर होना ज़्यादा फायदे का सौदा है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर अपनी फील्ड में एक महारत होती है, जी, वो एक बच्चे को बचाता है, एक व्यक्ति को बचाता है, एक जान को बचाता है, और काफ़ी लोगों को सुविधाएं देता है। और हम अगर फ्यूचर के वो सारे डॉक्टर्स हम डेवलप कर दें यस, तो वो चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत बल्क में आसान हो हो जाती जाएगी। है। यस तो फिर मुझे ये जॉब जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा। सर, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनसे मैंने मुलाकात की फर्स्ट रिकॉर्डिंग के बाद। जी। बहुत सारे डेटा उन्होंने दिए हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये कि एक हमारे सर ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि जो प्रेडिक्शन आपका रहता है, बहुत पॉजिटिव, बड़ा रिफ्लेक्टिव रहता है। जब 11th क्लास से बच्चा 12th क्लास में जाता है, तो आपकी प्रेडिक्शन हो जाती है कि मेरे इस बैच से इतने बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में जाएँगे, इतने प्राइवेट कॉलेज में जाएँगे। इस प्रेडिक्शन के पीछे का क्या राज है? हाँ, बच्चा जब मेरे पास में आता है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यार वो एकदम ज़ीरो पे है। जी,
मैं वहाँ से उसके साथ में 1-2 महीने पहले मेहनत करता हूँ और मेहनत करके उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल कितना है, कहाँ तक वो जा सकता है, कहाँ तक उसमें सीखने की ललक है, वो मैं आइडेंटिफ़ाई कर लेता हूँ। और फिर मुझे पता लग जाता है कि यार ये बच्चा जो है ये वाक़ई में जो कहना चाहिए, मैं तो बेसिकली अपने आप को भी एक स्टूडेंट मानता हूँ, बट एक जो शिष्य वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि यार ये बच्चे अगर अपनी बात सुन रहा है, तो फिर मेरी एज़ ए गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं फिर अपना पूरा फ़ोकस जो है उन बच्चों के ऊपर डेडिकेटेड कर देता हूँ और जो एक छाँट कर निकालता हूँ कि यार ये बच्चा जाएगा ही जाएगा, मतलब फिर वो बच्चा जाएगा ही जाएगा। वो बच्चे की तरफ से भी पॉज़िटिव होता है, उसको भी बहुत पॉज़िटिव लगता है और एक ऊपर वाले की देन बोल दो कि अपन ने भी जिनको प्रेडिक्ट किया है, जी। तो फिर वो अपनी उम्मीदों पे खरा उतरता है। यस सर। सर आपके एक ख़ास दोस्त हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जो टीचर्स होता है, वो बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, पढ़ा सकता है, सारी चीज़ें। लेकिन एक डॉक्टर अगर उसमें ऐड ऑन हो जाए, तो डॉक्टर का जो रिफ्लेक्शन होता है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने ऐड ऑन किया था कि अगर किसी पर्सन की तबीयत ख़राब हो और उसको डॉक्टर के पास भेजा जाए, बीमारी कितनी बड़ी हो डज़न्ट मैटर, डॉक्टर के वर्ड्स मैटर कर जाते हैं। बिल्कुल। और ये आप पर उन्होंने बड़ा ही फिट बैठाया था कि कई बार बच्चा ब्रेकडाउन होके आता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है। बहुत अच्छे से आप हैंडल आउट करते हैं। बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। देखिए बच्चा तो बेसिकली बच्चा ही है। जी। वो काफ़ी अप एंड डाउन से गुज़रता है, अगर उसको कोई छोटी-सी टॉपिक है वो भी समझ में नहीं आता है तो डेफ़िनेटली उसके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम्स हो यस जाती सर। हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे किसी को एसिडिटी हुई तो उसको लग रहा है कि यार कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। यस, यस। तो डॉक्टर के पास पहुँच जाता है, डॉक्टर समझ जाता है कि यार प्रॉब्लम बड़ी छोटी-सी है। तो मेरे साथ में गॉड गिफ्टेड है कि मैं डॉक्टर भी हूँ यस सर। और बच्चा जब मेरे पास में आता है, तो मुझे समझ में आता है कि इसकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, इसने इसको बड़ी करके रखा बना है। रखी तो है। हम उसको पॉज़िटिव नोट में बोलते हैं बेटा ये हो जाएगा। अरे वो छोटा-सा काम है, बहुत छोटा-सा काम है। तो हमारे बोले हुए ही शब्द को वो ऐसा मान लेता है कि सर ने बोल दिया मतलब वो छोटा-सा ही होगा। और जब वो अपने दिमाग में उस चीज़ को देखता है कि अरे वाक़ई में छोटा-सा था थोड़ी देर पढ़ने के बाद में, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। सॉल्व हो और जाती है। वो बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए बचती ही नहीं है। तो फिर उससे वो ज़्यादा मोटिवेटेड होकर फिर धीरे-धीरे उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, उसके सब्जेक्ट की प्रॉब्लम और फिर एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि उसको लगता है कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं सर के पास चला जाऊँ। तो अपन भी तुरंत टाइम निकाल के उसकी प्रॉब्लम को तुरंत सोल्व करते हैं क्योंकि उसका एक-एक मिनट कीमती है, उसके जीवन का, क्योंकि वो तो अभी चलना शुरू करने वाला है और अपने पास मालिक की देन है। तो सर क्या मैं ये जो दोनों क्वेश्चन पे हमने बात करी, क्या मैं इसको कोरिलेट अगर करूँ, तो जैसे आपका ये एक मेंटल एबिलिटी है बच्चे के स्ट्रेस को दूर कर देना, बड़ी चीज़ों को छोटी बता देते हैं अपन और वो सही में ठीक हो जाती है। तो क्या ये हमारे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करती है ये चीज़ें? 100%, जी, 100% मतलब बच्चा सबसे ज़्यादा पज़ल्ड अगर मैं बात करूँ, तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है, जी, उस समय उसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। जी, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मेरा एग्ज़ाम का क्या होगा? मेरा होगा, नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा? घर वाले क्या होंगे? सोसाइटी क्या सोचेगी? मेरी मेहनत क्या है? तो उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। जी, हम बात करके उन सारे नेगेटिव थॉट्स को पॉज़िटिव कर देते हैं। और आप देखिए जितना बच्चे मेरे पास में होते हैं, रिजल्ट जितना भी होता है वो सारे फ्रेशर होते हैं, एक भी ड्रॉपर नहीं होता। और मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्रेशर माइंड जो है वो जितना सक्सेसफुल रहेगा उतना ड्रॉपर माइंड नहीं रहेगा। तो फ्रेशर माइंड को आप 2 बार 3 बार समझाएंगे कोई बात तो उसको समझ में आ जाएगी। यस, और धीरे धीरे उसकी जर्नी में अपन बार बार उसके पास जाके, एक बार अगर कोई बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चा अपने पास आया और जी, अगर 2 कदम अपन 2 बार चले गए उसके पास में, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे पीछे कोई है यस, जो पूरे समय मुझे देख रहा है। तो उसका रिजल्ट जो है वो मेन रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है कि वो बच्चा अपना पूरा पोटेंशियल लगा देता है और यही हमारी सफलता का राज है मेन। यस सर। अभी मैं कुछ बच्चों को रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें एक बच्चे की तरफ से आई भी बात कि टीचर अगर हमसे ये कह देता है कि बेटा आपसे नहीं हो पाएगा, ये आपके लिए मुश्किल है, तो एक माइंडसेट जो है वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है। जी बिल्कुल, अपने को एज ए टीचर, अगर अपन टीचर हैं तो हमको कभी ये बोलना ही नहीं है कि ये होगा ही नहीं, ये होगा। क्योंकि कब किस बच्चे की बत्ती जलेगी ये अपने को पता नहीं नहीं है, पता। उसके पोटेंशियल में कब निखार आएगा हमको पता नहीं है। मेरे पास में कोई एक बच्चा ऐसा था जो 10th कंपार्टमेंट से आया था, जी, सप्लीमेंट्री से आया जी, था, बट उसको मेरी बातें कुछ ऐसी लगी कि वो पढ़ने लगा, मैं भी उसके पीछे लगा, मोटिवेट करने लगा। आज उसका एमबीबीएस भी कंप्लीट हो गया है क्या बात है और सर। पीजी भी कंप्लीट हो गया है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को कब कहाँ पे हैमर करना है, कौन सी चीज़ उसको स्टक कर जाएगी जिससे उसका रिजल्ट जो है या उसकी लाइफ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। तो मेरा तो सभी के लिए एक ही कहना है कि बच्चा चाहे वो अपना हो चाहे दूसरे का हो, हमेशा उसको पॉजिटिव वे में ही मोटिवेट करें।
अपने को पता है यार, डॉक्टर को भी पता होता है कि पेशेंट के पास जो है समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता है कि कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कोशिश अपने करते हैं। यस सर। तो अपने लिए तो बच्चा है, उसके पास तो असीम संभावना है, तो फिर क्यों हम उसको नेगेटिव थॉट दें? हमको पॉजिटिव थॉट देते हैं और पॉजिटिव थॉट से डेफिनेटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता कन्वर्जन है, हो जाता है कन्वर्जन हो पॉजिटिव जाता है। रिजल्ट। यस सर। सर बेसिकली डॉक्टर बनने से डॉक्टर बनाने तक का जो सफ़र है आपका, जी, जी। उसमें इस दोनों जो वर्ड मैंने यूज़ किया, इसके पहले के सफ़र ने काफ़ी रोल प्ले किया होगा। बेसिकली मैं आपके बचपन की बात करने वाला हूँ, जी, जी, थोड़ी-सी जी। इन्फॉर्मेशन। मैं बेसिकली आगर मालवा जो अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जी, वहाँ से हूँ। मेरी बोर्न एंड ब्रॉट अप पूरा वहीं पर हुआ है। मेरे फादर डॉक्टर थे। मैं फ्रैंकली बताता हूँ कि भाई वो उस ज़माने के डॉक्टर थे जब उनके पास डिग्री नहीं थी। जी, तो उस ज़माने में वो प्रैक्टिस करते थे और मैं भी जब 7th में था तो मुझे भी इंटरेस्ट आया, पापा के साथ जाता था ऐसे ही तो अच्छा लगता था देख-देख के। तो मैं भी 7th 8th तक आते-आते काफ़ी चीज़ें सीख गया था जो बेसिकली इल्लीगल है एज़ ए इस चाइल्ड के लिए कि भाई आपको इंजेक्शन लगाना और ये, तो मुझे इंटरेस्ट आता था। जी, बट धीरे-धीरे बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया कि चलो पापा की दुकान को अपन क्लिनिक को जो है वो आगे लेकर जाएँगे। और पापा को भी ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरा बेटा मेरे बाद में ये क्लिनिक सँभालेगा। तो वो भी शिद्दत से मुझे लेके जाते थे, सारी चीज़ें समझाते थे, थोड़ा-थोड़ा जो भी जितना भी नॉलेज उनके पास था वो देने की कोशिश करते थे। अपना 11th हुआ, 12th हुआ, जी। बट 12th तक मुझे ये पता नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी का एग्ज़ाम देना होता है। करना क्या होता है? क्योंकि पीछे कोई था ही नहीं। जी, पीछे मतलब अगर देखें तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक स्लम एरिया होता है, वहाँ का एक कोई बच्चा होता है, तो वैसे ही पीछे कोई नहीं था जो गाइड कर पाए, ना ही उस समय के जो टीचर थे हमारे, वो उनको इतना पता था कि बस इतना पता था कि आपको यहाँ से 12th करने के बाद में इंदौर या उज्जैन जाना है, वहाँ पे कोई तैयारी होती है, वो जी, तैयारी करना है और उसके बाद में फिर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इतना भर नॉलेज था, लेकिन जब अपन आए, मैं उज्जैन भी गया, इंदौर भी गया, फिर पता लगा कि नहीं यार अपन ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। बेसिकली जो पढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो मेरे टीचर थे एक डॉक्टर विनय शर्मा, जी, उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, वो मेरे लास्ट तक मेरे ज़हन में रखे रहेगा कि भाई एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? तो मेरे जी, पास उसका आंसर नहीं था। नहीं था। तो उन्होंने बोला था किस गाँव से आए हो? ओह! तो मुझे लगा कि डेफ़िनेटली यार अपन कुछ पढ़कर नहीं आए नहीं हैं। आया। बट उनका वो बोलना मुझे इतना पॉज़िटिव नोट में मैंने लिया, मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। और फिर वहाँ से पढ़ना शुरू किया, उन्हीं से पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं ओके, कि मैंने उनको छोड़ दिया, मैं पढ़ूँगा तो इसी बंदे से पढ़ूँगा। और जब उनसे पढ़ना शुरू किया, पढ़ते-पढ़ते एक बॉन्डिंग बन गई जी, और फाइनली वो सर को भी मेरा नाम याद हो गया। बोले नहीं ये बंदा है। और फिर वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ तो कॉलेज लाइफ़ में आ गए। जी, कॉलेज लाइफ़ में आने के बाद में काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी और कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, क्राइसिस तो थे ही सही उस टाइम पे। तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सेकंड ईयर में जब मैं था तो मैंने सेकंड ईयर से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय सबसे आसान जो था, मैं एक हॉस्पिटल में भी गया था। हमने कि जी, भाई यार मुझे नाइट ड्यूटी दे दीजिए, जो बड़ा फेमस था शहर का उस टाइम पर। जी, बट उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो हम आपको पेमेंट नहीं कर पाते, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना हो तो कर सकते हैं। बट तो मैंने बोला कि नहीं मुझे तो पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसका बेसिक रीज़न है कि मुझे रेंट भी पे करना है और हुँ, अपना खाना भी खाना है। तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ से आया, फिर मैंने सोचा क्यों ना ट्यूशन पढ़ाया जाए। तो जहाँ मैं रहता था वहीं सामने कुछ 3-4 बच्चे रहते थे, उनके पेरेंट्स से बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है, हम भी टीचर ढूँढ रहे थे। तो वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया और आप यकीन नहीं मानेंगे वो बच्चे 5th 6th के थे। जी, बट मुझे तो पैसों की नीड थी उस टाइम पर। तो एग्ज़ैक्टली। मैंने बोला ठीक है इनको भी पढ़ा देंगे। तो उनको पढ़ाया तो धीरे से उनके घर के ही 2 बच्चे थे जो 11th-12th में थे, तो बोला कि सर आप इनको भी पढ़ा दीजिए। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको पढ़ा दिया। तो उस समय मैं बायोलॉजी के साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ाता था, तो मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा दिया। जी, वहाँ से सफ़र शुरू हो गया और वहाँ से सफ़र ऐसा शुरू हुआ है कि आज तक कंटिन्यू है। सर मुझे लगता है कि ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड करना आपके साथ ज़्यादा पॉज़िटिव है, क्योंकि शायद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम मिसिंग रह गई थी। हो सकता और वो है। जो कोई भी हॉस्पिटल था जहाँ आप ज़रूरत के टाइम पे इसलिए पहुँचे थे कि आपको रिक्वायरमेंट थी बेसिकली बिल्कुल, मॉनेटरी, और उन्होंने मना किया, शायद उन्होंने एक एक आग जो होती है ना वो जला दिया आपके अंदर कि हाँ, मेरे को एक संतोष सिलोरिया खड़ा कर देना है। बिल्कुल अपन तो आज भी उनको दिल से धन्यवाद देते यस। हैं कि अगर वो नहीं होते तो फिर हम यहाँ नहीं होते। सर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की थी एक फ्रेंड के बारे में। कोई फ्रेंड था जो हाँ, काफ़ी मैं जब 12th में था जी, तो बेसिकली मेरे घर पे बहुत बड़ा नहीं था मेरा घर। मेरा बेसिकली जो घर था वो 200 स्क्वायर फीट का था। जी, 200 स्क्वायर फीट में हम 4 भाई-बहन, मम्मी-पापा हम लोग रहते थे। तो पढ़ने के सबसे बड़े इश्यूज़ थे कि यार पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि भाई-बहन आपस में मस्ती करते हैं, मम्मी खाना बना रही है। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो भी डॉक्टर, बेसिकली हम 4 फ्रेंड थे। चारों के चारों डॉक्टर
बन गए जी, कंप्लीटली। जी, तो उसमें से एक 3 जो है, 2 अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब में आ गया है और एक जो है वो भी प्रैक्टिस कर रहा है नेटिव प्लेस पे। तो उनकी मदर जो थी, हम रोज़ उनके घर पढ़ने जाते थे। जी, और जब उनके घर पढ़ने जाते थे तो जो मम्मी जी थे, बेसिकली वो बंगाली फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट उन्होंने हमारी इतनी केयर की अपने बेटे से ज़्यादा। तो हम लोग 4 महीने उनके यहाँ पे जाते थे तो मम्मी जी खाना बनाना और खाना खिलाना, और जो उनके बच्चों को बना के खिलाते थे वो सेम चीज़, मतलब कोई ऐसा भेदभाव ही नहीं। मतलब ऐसा लगता था कि यार माँ में डिफरेंस ही नहीं है। नहीं, जो यस, माँ शब्द है, मतलब जी, एक्चुअल में वो माँ शब्द को चरितार्थ करती थी वहाँ पे। हुँ, वो शब्द का मतलब हमें समझ में आता था। आज भी हम जाते हैं मम्मी जी से उतनी ही शिद्दत से प्यार से मिलते हैं। तो वहाँ पर 4 महीने जो है, वो जो मेन एक बेस बनाने वाली जगह थी, वहाँ पे मुझे बहुत मदद मिल गई। जी। वहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट मिल गया पढ़ने का, थोड़ी बहुत मस्ती चलती है, लेकिन पढ़ने का एनवायरनमेंट और ये जितनी चीज़ें मुझे मिली, तो वो जी, मैं लाइफ टाइम तक कर्जदार हूँ उस चीज़ का सर। यस। सर दूसरे टॉपिक पे आने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये कि जब आपका हो रहा था चेंज, लाइक आप एक एज अ डॉक्टर एस्टैब्लिश होने वाले थे लेकिन समहाउ आप टीचिंग में आए, तो आपके जो फादर थे, जो अंकल हैं, हुँ। उनका क्या था ओपिनियन, क्या कहना है? बेसिकली शुरुआत में पापा को गुस्सा आया था। जी, मतलब जब मैंने बोला कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है, तो उनको थोड़ा-सा गुस्सा आया था, बट फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं पहले हॉस्पिटल गया था जॉब के लिए जी, और वहाँ से उन्होंने डिनाई कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा फिर क्या किया? मैंने बोला पापा अभी रास्ता यही दिख रहा है मुझे जी, सामने, तो अभी इसको फ़ॉलो करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, फॉर टाइम बीइंग आप कर लीजिए, बट बेटा इसको सेकेंडरी रखना। जी, बट धीरे-धीरे जब मैंने करना शुरू किया और जब उनको ऐसा लगा मेरे फादर को कि नहीं यार, ये बेटा मेरा बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है और ये खुश ज़्यादा है, जी, तो उन्होंने फिर बोलना ही बंद कर दिया। उन्होंने चलो बोला कि ठीक आप है, जो कर रहे हैं, इसी अच्छा में आप कर रहे हैं। कंटिन्यू करें बेटा, बहुत खुशी है मेरे को उस चीज़ के लिए। तो फादर का सपोर्ट काफ़ी रहा मुझे उस चीज़ के लिए। चेंज भी हुआ प्रोफेशन चेंज तब भी उन्होंने प्रोफ़ेशन बैकअप हुआ तब भी, और आज भी मेरे फ़ादर सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। उनको बिल्कुल ही ऐसा गिला नहीं है, शिकवा नहीं है कि भई मेरे बाद मेरा क्लिनिक कौन सँभालेगा? उनको ये पता है कि मेरा बेटा खुश है, बस उससे ज़्यादा मेरे मुझे को कुछ ऐसा नहीं लगता है कि चाहिए। आज वो ज़्यादा खुश होंगे कि एक डॉक्टर ने कई सारे डॉक्टर्स बना हाँ, दिए। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब क्या है, वो पुराने लोग हैं, जी, तो पुराने लोग क्या होता है ना कि कहीं पर भी जाते हैं तो बड़े गर्व से बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है उसके अंडर में इतने सारे बच्चे डॉक्टर बन गए। तो उनकी खुशी का पैरामीटर वही है और मुझे खुशी है कि यार मेरे पापा खुश हैं। सर मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा मैसेज आपके थ्रू चाहता हूँ अंकल के लिए जो आप देना चाहते हो। पापा के लिए तो मैं बहुत ही, मतलब मैसेज देने लायक भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने जिस परिस्थिति में मुझे पढ़ाया है और हम लोगों को पाला है, मतलब उनका प्राइम था कि बस अगर मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा तो मेरे बच्चे पढ़ पाएँ। तो उन्होंने सारे स्ट्रगल किए, उस स्ट्रगल्स के लिए तो मैं चरणबद्ध, मतलब पूरे समय उनके चरणों में ही रहना पसंद करूँगा। कभी मैं ऊपर उठा के या उनसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन या आंसर या कोई भी मेरे मन में लास्ट टाइम तक भी नहीं रहेगा। मैं मतलब सर केवल यही रहेगा कि हाँ, जितना बेस्ट वो कर सकते थे, उन्होंने उससे 100 गुना ज़्यादा बेस्ट किया। मैं थोड़ा-सा कनेक्ट फ़ील कर गया इमोशन के लिए क्योंकि जो मैसेज मैंने आपको बोला अंकल के लिए देने के लिए, मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है। मेरे हाँ, फादर इज़ नो मोर अराउंड ओके, 10 टू 12 सॉरी। इयर्स हो गया। जी, 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 तो जी। ठीक है, आते हैं अपने इस पे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर अपन थ्रू आउट बच्चों के बीच में रहते हैं। इस जर्नी की शुरुआत आपकी कब हुई? मतलब मैक्रोविज़न अकेडमी के जर्नी की शुरुआत? 2008 में जी, मैं मैक्रोविज़न में आया था और मुझे अच्छे से याद है, मैं आते से सबसे पहले हमारे सुधीर सर प्रिंसिपल सर थे, जी, उनके पास में गया तो उन्होंने बोला कि यार अभी तो हमारे पास में बायोलॉजी में 3 ही बच्चे हैं, जी, तो फिर भी आप एक बार जाके मंजू मैम से मिल लीजिए। मंजू मैम के पास मैं आया तो मैम ने मुझे सिंपल सा बोला कि कल से आप पढ़ा दीजिए। तो मैं आया और मैंने पढ़ाना शुरू किया। जी। बस वो रिश्ता अभी तक कंटिन्यू है और शायद जो मैं अपने आप को फ़ील करता हूँ कि ये मेरी लास्ट ही डेस्टिनी है। ओह! मैं यहाँ से जाऊँगा तो बस रिटायरमेंट लूँगा और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बात है सर। और आपने कहीं तो कहा है कि रिटायरमेंट की एज आपने फिक्स कर रखी है हाँ, शायद। रिटायरमेंट की एज भी मैंने फ़िक्स कर रही है और मैं वो आनंद सर से ही मोटिवेट हुआ हूँ, जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर एज तक ही जो मेरा ब्रेन है जी। या हम लोगों का जो ब्रेन है वो बहुत पॉजिटिव काम करता है, और उसके बाद में कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे बोलने लगे जनरेशन गैप आ गया या कुछ आ गया, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो हुँ, मैंने अपना रिटायरमेंट भी प्लान किया हुआ है कर उसके रखा हिसाब से। है। बिल्कुल, बिल्कुल। यस। सर मैक्रोविज़न का जो सफ़र आपने बताया वो 15-16 इयर्स का हो गया है। हाँ, 17 कंटिन्यू हो गया सर यस। अभी। इस सफ़र में आपने ग्रो किया है एज़ अ टीचर, एज़ एन एजुकेटर, साथ में स्कूल ने भी ग्रो किया है।
तो इस ग्रोथ में जो आपके तरफ से जो दिया गया है स्कूल को, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर 1 मिनट में उस पे कुछ रिफ्लेक्ट किया जाए? सबसे पहले तो आज जो संतोष सिलोरिया है, इसके पीछे 2 ही लोगों का हाथ है। जी, एजुकेशन फ़ील्ड में अगर ग्रो करने की बात करेंगे तो जी, वो है मंजू मैम और आनंद सर। जी, क्योंकि शुरुआत में जब मैं आया था तब मंजू मैम ने काफ़ी मुझे गाइड किया, टॉपिक्स को लेकर गाइड किया, किताबों को लेकर गाइड्स किया और एक जो मोटिवेशन जो आया है अंदर से जी, और एक जो फीलिंग आई है कि यार कुछ करना है, वो जी, आनंद सर के थॉट से आया, उनके स्पीच से। मैंने काफ़ी बार सर को कॉपी करने की भी कोशिश की है और काफ़ी चीज़ें मैंने सर से सीखी है। तो वहाँ से मैंने अपने आप को बहुत ग्रो किया है यस, और मेरे ग्रोथ के साथ-साथ मैंने वो सारी चीज़ अपने एजुकेशन में लगाई है बच्चों के लिए। तो वहाँ से जो डिपार्टमेंट था, वो भी अपने आप ग्रो करने होता लगा चला है। गया, मतलब यस। अपन बोल सकते हैं कि जो बीज था, हुँ, जो हुँ, 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 बेस था, वो हुँ, हुँ, इतना मजबूत था कि उस पे फल आना अपने आप शुरू हो गए। जी। तो सर आपके नज़रिए से अगर देखें, तो जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था इस ऑर्गेनाइज़ेशन को, जब आप उनके साथ जुड़े, तो ये सफ़र अगर सर के शब्दों में बोलूँ तो बड़ा खुशगवार रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। चलते हुए। मतलब मुझे आज तक 17 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, अप एंड डाउन्स आते हैं, मूड जी, वेरिएशन होता है, जो मेरा तो बहुत ज़्यादा ही होता है कभी-कभी। बट थैंक्स टू आनंद सर एंड मंजू मैम कि वो मुझे सँभाल लेते हैं हमेशा। जी, ठीक। सर ये जो शो का बेसिक थीम था, जी। टीचर्स के स्ट्रगल के बारे में बात करने का। कई बार टीचर्स के लाइफ़ में ऑफ डे और ऑन डे जो होता है, सबके लाइफ़ में आता है। आपकी क्या राय है इस पे? सर बीइंग ए टीचर हुँ, अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो जिस दिन आपने सोचा कि यार आपको टीचर बनना है, हुँ, तो उस दिन केवल बच्चे और जी, आप हमेशा केवल बच्चों का ही सोचेंगे। जी, भाई कितना अच्छा अपन कर सकते हैं, भाई पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। यस, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लगता है कि नहीं यार मेरे जाने से 2 लेक्चर में पढ़ा लूँगा तो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं वो करता हूँ। मतलब छुट्टियाँ मिनिमम मिलेगी आपको मेरी 17 साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे मिनिमम छुट्टी के रेशो में जाएँगे। संडे को भी नॉर्मल डे जैसा ही ट्रीट करते हैं। जी, तो अपने लिए सारे डे एक जैसे ही हैं और जी। ये आनंद सर ने सिखाया है कि भाई क्या ही नया किया अपन ने। तो अपने लिए सारे दिन जो हैं वो एक जैसे ही हैं। तो अपने बीइंग ए टीचर अपन वो काम करते तो रहें। पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी को आप बेस वो मानते सर हैं? मतलब जब मैं 7th-8th में था तब से ही मेरे अंदर वो चीज़ है कि 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, स्कूल का गेट नहीं खुलता मैं उसके पहले पहुँच जाता था। क्या बात है सर! क्योंकि वो मेरे अंदर था कि टाइम से पहले पहुँचना है और समय को मैं बाद में यहाँ पर आनंद सर का साथ मिला और वो समझ में आया कि समय ही भगवान है। बट मेरे लिए मैं कहीं न कहीं उस समय को अननोइंगली काफ़ी प्रेस कर रहा था जब मैं छोटा था। तो मैं मेरे स्कूल में सबने बोल दिया था कि यार कोई आए या नहीं आए, ये बंदा सबसे पहले आके खड़ा हो जाएगा। तो वहाँ से मेरे अंदर वो आदत डली ये हुई है। इमेज बनाना भी सर बहुत मुश्किल है। आपने जनरेट किया है इसको, बहुत कुछ दिया होगा इसके लिए। खैर सर आगे बढ़ते हैं और एक पब्लिक क्वेश्चन है जो जी, जी। जनरल जो मैं पूछता रहा हूँ कि प्राइमरी एम में अगर सक्सेसफुल ना हो तो सेकेंडरी एम हमारा टीचिंग का होता है। आपके साथ ये फिट नहीं बैठता है, लेकिन अगर आपसे कुछ रिफ्लेक्शन इस पे मिल सकता हो कि क्या ये सच है? काफ़ी लोग यही करते हैं, जैसे कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जी, पीएससी की तैयारी करते जी, हैं। फिर जब उनका नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि चलो टीचर बन जाते हैं जी, और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहते हैं जी, क्योंकि काफ़ी नॉलेज वो गेन कर लेते हैं। जी, ठीक है, जिनाइन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो केवल टाइम पास के लिए आते हैं। जी, तो मेरा एक संदेश यहाँ से उनको भी है कि भाई यार आप टाइम पास करने के लिए टीचर मत बनिए। क्योंकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन जिसको अपन बात कर रहे हैं, हुँ, वो हुँ। आप पर निर्भर कर रही है। यस सर। कि अगर आपने ही उनके साथ केवल टाइम पास कर दिया, जैसे अपन कई बार वीडियो वगैरह में देखते हैं कि टीचर को ये नहीं आ रहा है, टीचर को वो नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं हर्ट होता है। जी। आज जैसे अपन किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, कोई ने बोला कलेक्टर, हुँ। तो अपने दिमाग में आता है कि यार बहुत बड़ा अधिकारी है। हुँ, हुँ, हुँ। या कोई ने बोला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो अपने दिमाग में एक अलग इमेज बनती है। लेकिन जैसे ही किसी ने बोला कि मैं टीचर हूँ और साथ में उसने ये जोड़ दिया कि मैं प्राइवेट स्कूल का टीचर हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसकी इमेज अपने आप डाउन हो जाती डाउन है। हो जाती है सर। वो लोगों की नज़र में जो लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफ़रेंस देते हैं। तो कुछ लोग क्या होता है कि मजबूरी में टीचर बनते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको टीचर ही बनना होता है। बनना होता है। जो बाय बर्थ ही मान के चले कि टीचर ही बने। तो एक छोटा-सा यहाँ पे है कि भाई टीचर की इमेज की अगर अपन बात करें, तो ये कहीं न कहीं छोटा-सा एक मेरे नज़रिए से कि भई अगर ये जैसे आईएएस, आईपीएस की एग्ज़ाम होती है, जी, ऐसे आईटीएस अगर होता, इंडियन टीचिंग सर्विस, जी, और उस इंडियन टीचिंग सर्विस से अगर कोई टीचर बनकर आता
और फिर जब उसके साथ सारी फैसिलिटीज़ एड ऑन हो जाती है जैसी है, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो फाइनली वहाँ के मार्गदर्शक पर ही डिपेंड करता है, जो टीचर्स होते हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर टीचर प्रॉपर है तो आने वाली जनरेशन जो है वो धमाल मचा देगी। तो ऐसे ही अगर कोई एग्ज़ाम हमारी गवर्नमेंट कंडक्ट कराती हो और सारे टीचर्स उसी फॉर्मेट में अगर आते, उसी इंटरव्यू में, वाइवा में, तो आप सोचिए कि हमारा जो इंडिया आज जहाँ खड़ा है ना, आज हम बोलते हैं कि यार हम अभी डेवलप्ड नहीं हुए, हम डेवलपिंग स्टेज में ही हैं, तो डेफिनेटली हम कब के डेवलप हो चुके होते हैं। बट हमारे यहाँ टीचर को एक सेकेंडरी जॉब बना दिया है। टीचिंग को अगर गवर्नमेंट में भी लग गया है तो वो पढ़ाना लिखाना छोड़ के बाकी जो काम में इन्वॉल्वमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के फ्यूचर्स के साथ में खिलवाड़ी है। सर अगर आपके नज़रिए से देखें, चूंकि आपका मोर देन 17-18 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया था, तो कहाँ ये गैप रह जाता है कि एक पर्सन जो ठीक है स्विच करता है, वो चाहे सिचुएशन हो या उसका एजुकेशन हो, एज ए टीचर वो बनता है, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आती है तब अपन कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं ना, मैंने बच्चों से सीखी हैं। तो हम जब भी बोर्ड पर होते हैं तो हमें हमारा ईगो जो है वो थोड़ा सा नीचे करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ही हमें कुछ चीज़ सिखा देता है, और मेरे केस में तो बच्चों से मैंने इतना सारा सीखा है, इतना सारा सीखा है। तो एक व्यक्ति को अगर एक अच्छा टीचर बनना है तो उसको हमेशा सीखने के मोड में होना चाहिए। उसके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट का बादशाह हूँ। कोई बादशाह नहीं है, मैं एक सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, मैं केवल एक थोड़ा सा पार्ट मुझे आता है, बट मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे कहाँ से कुछ सीखने को मिल जाए। तो जहाँ पर आप गैप की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ टीचर्स होते हैं या जो गैप आती है, उसका रीज़न होता है कि वो सीखना छोड़ देते हैं। तो उनको हमेशा, चाहे लास्ट स्टेज में भी अपन क्यों ना, सीखते सीखते अगर अपन काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही एक्सेल होगा। तो सीखना हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, बीइंग ए टीचर। यस सर, आपने जो सेकेंडरी एम के बारे में बताई, एक असेंबली याद आ रही है, हमने उस पर बात भी करी है, जहाँ पे आपने बोला था कि आपने एक बार बच्चों से पूछा था कि कितने बच्चे टीचर्स बनना चाहते हैं, और प्रोबेबली 2 या 3 बच्चों ने हैंड रेज किया बिल्कुल, बिल्कुल। और तब आपने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि टीचर बनना इतना भी आसान नहीं है। हाँ, टीचर बनना एक्चुअल में इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पूरे समय एक जज भी बनना रहता है। 2 बच्चे आए, उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि सर इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे डाँट दिया। तो अगर आप किसी एक बच्चे के फ़ेवर में आप बोल दिया आपने, तो दूसरा बच्चा आपसे नाराज़ हो जाता है। तो आपको उस समय जज बन के दोनों को सैटिस्फाई करना है, क्योंकि दोनों ही बच्चे अपने हैं। तो ये काम बड़ा टफ है, ये हर किसी के बस का भी नहीं है। और जब हम स्कूल में होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, बस 12th हो जाए, कॉलेज हो जाए, बस फिर खूब मस्ती करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। और टीचर होता है जिसको सुबह रेगुलर टाइम पे उठना होता है, रेगुलर टाइम पे जाना होता है, मतलब वो आज भी स्टूडेंट ही है। तो ये जो जर्नी है कि भाई जो बचपन से लेकर 60 साल मान लेते रिटायरमेंट की किसी की एज है, वहाँ तक एक जैसा चलना वो हर किसी के बस का नहीं होता है। तो जो टीचर बनते हैं, कुछ तो बड़ी शिद्दत से बनते हैं। मुझे भी मेरे कुछ टीचर याद हैं जो काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि बच्चों की अच्छी मेमोरीज में जनरली टीचर्स ही रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है बन गए, पार्ट टाइम बन गए। तो जो आप जो बोल रहे हैं कि टीचर बनना आसान नहीं होता, तो वाकई में टीचर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। उसका बेसिक रीज़न है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि उसको कब आपको क्या डिलीवर करना है, कब आपको क्या बोलना है, वो पूरे समय आपके जहन में होना चाहिए। मतलब आपको 24/7 एक्टिवनेस दिखाना होती है, तो हर किसी के बस का नहीं होता है। सर आपको सुनते हुए मेरे दिमाग से मेरा अपना क्वेश्चन निकल जा रहा है कई बार। मैं आता हूँ दोबारा अपने स्कूल पे, मैक्रोविजन एकेडमी में आपकी क्या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? मैक्रोविजन एकेडमी में अगर मैं देखूं, वैसे तो सर की तरफ से इतना सारा फ्री हैंड है कि भाई हम जहां पर भी होते हैं अपनी राय दे सकते हैं, बात कर सकते हैं टॉपिक्स के ऊपर। बट यहाँ पे जो बेसिकली मैं तो टीचिंग तो मेरा मेन एम है, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मेरा रिटायरमेंट भी लेक्चर के बाद ही हो, आखिरी लेक्चर में कंप्लीट करूँ और उसके बाद ही मैं इसको वाइंड अप करूँ। तो टीचिंग तो है ही सही, टीचिंग के अलावा काफ़ी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है, वो हम लोग देखते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो गुरुजी का एक डिपार्टमेंट चलता है, जो बच्चों की केयर या मॉनिटर करते हैं शाम के समय, वो डिपार्टमेंट भी हम हैंडल करते हैं। उनको सबसे बात करते हैं, समय समय पे उनको चीज़ें बताते रहते हैं, बच्चे की नीड्स बताते रहते हैं, उनके जो प्लस माइनस है वो समझाते रहते हैं। तो वो डिपार्टमेंट भी मेरे पास में है। और छोटे मोटे जो भी वर्क स्कूल के होते हैं, जहाँ पे लगता है कि नहीं कुछ अपने को बताना चाहिए, तो वो सारे काम सर ये बेसिकली जो गुरुजी का कॉन्सेप्ट है, जी, ऑल्दो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस भी अराउंड 10 to 12 ईयर्स है, जी। फर्स्ट टाइम मैंने सुना है ये। बेसिकली गुरुजी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है सर कि बच्चा शाम को, जब हमारा अपना हॉस्टल है सर, और हॉस्टल में बच्चे शाम को अपने स्टडी आवर्स में रहते हैं,
तो उस समय वहाँ मॉनिटर करने के लिए अगर मैं कोई नॉर्मल व्यक्ति को खड़ा करूँगा तो बच्चा उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यस। लेकिन अगर अपन ने गुरुजी जो एक खुद ग्रेजुएट बंदा है, जिसको खुद को सब्जेक्ट थोड़ा बहुत आता है और वो बच्चों के बीच में रहता है, जी। और उसको करना कुछ नहीं है, बच्चों की मॉनिटरिंग में इतना करना है कि बच्चा शांति से बैठ के पढ़ाई कर ले, उसके कुछ छोटे-मोटे बेसिक चीज़ें हैं, कहीं बाहर आना है, जाना है, टीचर से मिलना है, उनको वो कोऑर्डिनेट कर ले, तो फुल टाइम मतलब जब तक बच्चा क्लासरूम के अंदर है, हमारा एक बंदा इन द फॉर्म ऑफ गुरुजी और गुरु माँ वहाँ पर रहेगा। तो हमारे लिए एक सुकून ये होता है कि हमारा एक बंदा वहाँ पर है कि अगर वहाँ लड़ाई बच्चे लड़ लिए या बच्चों के बीच में कुछ बोलचाल हो गई तो बंदा तुरंत वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं मतलब होती हैं। बेसिकली ना केवल एकेडमिक्स, बुक्स, एजुकेशन बल्कि फिजिकली भी अपन पूरा मॉनिटर करते पूरा हैं पूरा बच्चों को। फिजिकल मतलब पूरे समय अपनी मॉनिटरिंग उनके साथ में रहती है। बच्चा जब तक वो हॉस्टल चला नहीं जाता तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी की होती है। हॉस्टल जाने के बाद में फिर वार्डन्स और उनके जो असिस्टेंट है जी। वो सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाते हैं। सर आपने एग्जामिनेशन की बात करी, उससे भी मेरी कुछ पेरेंट्स से बात हो रही थी। एक पर्टिकुलर एग्जाम है जिसके बारे में कई सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जो हमारा 5th और 19th जनवरी को होने वाला है, जी, जी, जी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिकली। उसके बारे में कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन। जनरली अपने यहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं सर वो फर्स्ट टू 11th अपन एडमिशन लेते हैं। जी। ठीक है, 10th के अंदर अगर कोई बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है तो गिनती के 4-5 एडमिशन अगर उसमें होते हैं तो होते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट 10th में एडमिशन होते नहीं है। और वो भी जो है ट्रांसफ़र वगैरह का केस होता है कि भाई फैमिली शिफ्टिंग है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो फिर उसमें अपन सोचते हैं। बाकी जो मेन एडमिशन होता है फर्स्ट टू लेकर 5th तक अपने एडमिशन होते हैं, फिर 6th ऑनवर्ड्स से लेकर 8th तक सेक्शन मान लेते हैं, और 9th और 11th ये 2 मेजर सेक्शन है। तो अगर कोई बच्चा मान लेते हैं 6th में एडमिशन चाह रहा है तो उसने 5th में जो पढ़ा हुआ है, जी। 5th में जो उसके सब्जेक्ट रहे हैं उस पर बेस्ड उसको 6th का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर कोई बच्चा 9th के लिए एग्जाम देने आ रहा है तो उसने 8th में जितना पढ़ा है उस पर बेस्ड उसका 9th का पेपर होगा। नाम रहेगा 9th क्लास के एडमिशन के लिए, बट सिलेबस जो रहेगा उसका वो प्रीवियस वाला रहेगा, क्योंकि 9th में तो अभी वो एडमिशन चाह एडमिशन रहा लेने है। वाले। सेम विथ 11th के 10th तक उसने जितना पढ़ा है, 9th और 10th में जितना उसने पढ़ा है वो उनके 11th के पेपर में आता है। और वो जो पेपर्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं तो अपन ने उसका सैंपल पेपर बना के भी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है कि आप इस सैंपल पेपर को एक बार एनालिसिस कर लीजिए, तो एक आइडिया लग जाता है कि भाई कि अगर मान लेते हैं कि बच्चा बायोलॉजी लेना चाह रहा है तो भाई बायोलॉजी में जब आपका एंट्रेंस का पेपर आएगा तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। उसमें फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, इंग्लिश आएगा, उसके अंदर लैंग्वेज आएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी उसके अंदर आएगा। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी दी हुई हैं, तो वेबसाइट से आप पूरी जानकारी मिल सकती है। और अगर किसी को पर्सनली आके मिलना है तो भी उसके लिए भी हम वो लोग स्कूल बैठे हुए विजिट हैं, कर स्कूल सकते विजिट हैं। कर सकते हैं और पीआरओ से समय लेकर आ सकते हैं, अपन उनको समझा सकते हैं। ठीक है सर, ये तो हमने डॉक्टर संतोष सिलोरिया और सिलोरिया सर से दोनों से बात कर ली। जी, जी। अब मैं चाहता हूँ कि एज ए बड़े भाई कुछ जी। पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी, जी। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसको उस वे में ही लेंगे। जी, जी, जी। सबसे पहले तो आपकी कुछ फ्रेंडशिप बहुत नोन रही है, जिसमें एक फ्रेंड है आपके सुखवानी सर। जी, जी, जी। अगर मेरे इंटरेक्शन की बात की जाए तो शुरू में बताया जाता था कि अगर सिलोरिया सर नहीं मिल रहे, सुखवानी सर को ढूंढो, मिल जाएंगे वो। ये क्या को रिलेशन है क्या? एक्चुअल में हम दोनों की हम दोनों मिले हैं वो इसी स्कूल में मिले हैं। अच्छा, मैक्रोविजन वैसे आए थे। मैक्रोविजन में मिले हैं, 2009 के अंदर हम लोग मिले हैं, जी। 2009 से हमारा सफ़र कंटिन्यू है। धीरे-धीरे एक्चुअल में हम दोनों की जो बेसिक ट्यून अप थे, जी। भाई मैं थोड़ा-सा तेज़ स्वभाव का था और सर जो थोड़े से सॉफ्ट थे, पता नहीं ऊपर वाले ने क्या ही सोच के कॉम्बिनेशन बनाया है जी। हमारे फ्रेंडशिप का। जहाँ पर हमको लगता है कि भाई किसी को कुछ बच्चों को चिल्लाना है तो मैं जनरली हाइपर हो जाता बहुत ज़्यादा, तो उस समय जो मेरा भाई है वो मुझे डेफ़िनेटली सपोर्ट करता था कि कूल हो जाओ, कूल कूल डाउन हो हो जाओ, जाओ। कूल डाउन यस। हो जाओ। और वहाँ से एक ऐसा बॉन्ड या रिलेशन बन गया कि धीरे-धीरे हमने कभी फ़ील ही नहीं किया कि हम फ्रेंड हैं, या हम कभी-कभी ये फ़ील ही नहीं करते हैं कि यार ये मुझसे अलग है या मुझसे अलग है। मतलब जितनी जानकारी मुझे मेरे बारे में नहीं होगी, उतनी जानकारी मेरे भाई को मेरे बारे में होगी और उनकी पूरी जानकारी मेरे पास में आपके होगी। पास है। तो कब उनके नेचर में अगर वो गुस्से में है तो मुझे समझ में आ जाता है कि कोई तो बेसिक प्रॉब्लम रही होगी, और मैं समझ जाता हूँ क्या प्रॉब्लम रही होगी यार, या मैं अगर कोई अप एंड डाउन हो तो वो उन्हें समझ में आ जाता है। तो हमारा रिलेशन ऐसा रहा है कि हमने कभी ऐसा सेपरेशन रखा ही नहीं है। जी। इवन मतलब हम बैंक अकाउंट, लोग जनरली ये होता है कि भाई अपने बैंक अकाउंट को शेयर नहीं करते, हमारा सब कुछ शेयर है। एक दूसरे बैंक को अकाउंट पता मेरे है। घर में क्या है उनको पता है, उनके घर में क्या है ये मुझे पता है। सारे सारी सीक्रेट्स सारी की चीज सीक्रेट्स, इंफॉर्मेशन एक दूसरे सीक्रेट नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। बची नहीं एक दूसरे। ऐसा सर, आप ऐसा मान लें कि ये क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस से मैं कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ, इसलिए
जो आपका वर्क टाइमिंग रहा है या जो सुनने को मिला है, काफ़ी सारा टाइम आपका स्कूल के अंदर जाता है। जी, जी। और ये मेरे साथ भी होता है, जब अपन 10 टू 12 इयर्स यहाँ देते हैं तो घर में जो एक दूसरा स्कूल हमारा इंतज़ार कर रहा है, बिल्कुल। वहाँ पे कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल वो 100% वो कैसे मैनेज किया सर आपने? बेसिकली हम तो मैं आपको बताता हूँ, हमने नाम रखा हुआ है भाई, फर्स्ट इनिंग मॉर्निंग का हमारा स्कूल होता है, यस। सेकंड इनिंग हमारा इवनिंग का स्कूल होता है और वो हुँ। हमारी थर्ड इनिंग होती है। तो जब थर्ड इनिंग में जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं न कहीं एनर्जी कम हो जाती है जी, और उस एनर्जी कम होने के चक्कर में ऐसा भी होता है कई बार कि यार घर में थोड़ा बहुत खटपट बर्तन जिसको बोलते हैं जी। वो बजते ही बजते हैं, कुछ भी कर लो। बट थैंक्स टू गॉड कि चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे टीचर हैं, हुँ, कैसे फिट करना है, वो वो अपन कर समझ में लेते आता हैं। है कि बच्चे को कैसे समझ में आएगा, तो उस तरीके से वो सफ़र चलता रहा है। तो उसमें ये मेन रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में दे पा रहे हैं। सर, एक एक छोटा-सा ऐड ऑन इसमें, नॉर्मली मैम से आप जो भी लड़ाइयाँ होती होंगी छूट-फूट आपने डील आउट किया होगा। जी, जी। अभी मेरे थ्रू अगर कोई मैसेज मैम को देना हो तो? हाँ, बेसिकली अब तो सफ़र इतना लंबा हो गया है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग ही हो यस, गई है कि यस। अगर मैं स्कूल से लेट होऊँगा तो डेफ़िनेटली उनको समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई इश्यू रहा होगा। क्योंकि लाइफ़ बड़ी सिंपल है हमारी। जी, सुखवानी सर और मेरी अगर लाइफ़ देखेंगे तो हमारा सुबह जो है वो मैक्रोविज़न से होती है, जी, शाम मैक्रोविज़न से होती है जी। और घर जाने के बाद में ना कोई अपना ऐसा कोई शौक है कि अपने को कहीं खड़े रहना है, कुछ करना है या कुछ खाना-पीना है, बिल्कुल भी नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ़। तो रूटीन पूरा सेट है, तो अगर कहीं किसी दिन लेट हो गए तो वो फिक्स होता है कि समय स्कूल में ही गया है जी। और कहीं नहीं गया अच्छा, मेरे को है। ऐसी खबर मिली कि आप दोनों के जो घर की दीवार है, जी, वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड है सिंगल। बेसिकली मैं अपने घर पे था आगर में। जी, भाई का फ़ोन आया कि यार मैंने प्लॉट लिया है, जी। तो मैं आपके लिए भी ले लूँ क्या? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपने देखा नहीं? मैंने कहा आपने देख लिया, बात खत्म हो गई। ओहो! तो मैं आया फिर देखा तो आजू-बाजू ही उन्होंने लिया हुआ था। बस हमने कहा बना लेते हैं साथ में, तो आगे-पीछे मकान बना लिए। मतलब वो कोई ऐसा होता है ना कि कोई दिशा देखेगा, कोई ये भी वास्तु देखेगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें आनंद सर ने दिमाग में फिट कर दी फिट हैं, कर दिए हैं सर ने। तो अपन उसको फ़ॉलो करते ही नहीं उन चीज़ों को। सर, कुछ रैंडम क्वेश्चन एट द एंड जी। कि आपके फेवरेट पर्सन अगर मैं आनंद सर और मैम मतलब जो आपकी वाइफ है, इन दोनों को छोड़ दूँ तो? इन दोनों को छोड़ दें अगर तो फ़ेवरेट पर्सन में बेसिकली मेरे फ़ादर। ओके, वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं मुझे। मतलब एक जो बचपन वाला पार्ट था, आज मैं बुरहानपुर में आया हूँ तो इसके पहले का जो मेरी जर्नी है, वो सारा मेरे फ़ादर की देन है। और उसके बाद की जो जर्नी है, फिर वो अपने आनंद सर की देन है। तो डेफ़िनेटली अगर आपने आनंद सर को मना ही हाँ। कर ही दिया है, तो फिर वो केवल मेरे फ़ादर। सर, फेवरेट प्लेस जहाँ आपने विज़िट नहीं किया है? अभी केरला मैंने अच्छा, विज़िट नहीं किया है, वो मेरा फ़ेवरेट प्लेस है और मैं ज़्यादातर इंडिया ही विज़िट करना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया में ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम काफ़ी देख नहीं डाइवर्सिटी पाते है। हैं, तो यस सर। मैं बहुत कम फ़ेवर में होता हूँ कि मैं फ़ॉरेन जाऊँ। हुँ। मैं अपनी कंट्री को, अपने राष्ट्र को ही अगर घूम लूँ अगर पूरा, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। सर, कहीं मैंने सुना है आपके रीडिंग के बारे में कि आप नॉर्मली अपने सब्जेक्ट की बुक पढ़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल। नोवेल्स और अदर बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं सब्जेक्ट की बुक इसलिए पढ़ना पसंद करता हूँ कि हर एक राइटर जो अपनी बुक लिखता है तो डेफ़िनेटली उसमें वो कुछ नया देने की कोशिश करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ अनटच्ड ना रह जाए। जी। तो मैं ज़्यादातर बुक्स वही पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि अगर मैं नॉवेल वगैरह पढ़ने लगूँगा तो डेफ़िनेटली मेरा थॉट्स प्रोसेस कहीं और चला जाएगा और मैं एक टीचर ही रहना चाहता हूँ और हुँ। सब्जेक्ट टीचर ही रहना चाहता हूँ बेसिकली। तो उस सब्जेक्ट में जितना मुझे नॉलेज होगा, वो बेनिफिट मेरे स्टूडेंट को होगा। तो मैं जनरली वही बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। सर, एट द एंड एक छोटा-सा मैसेज आपके थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं कन्वे कर पाऊँ जिस उम्मीद से मैंने ये शुरू किया है, जिसमें आप बेसिकली ये शामिल कर दें कि टीचर्स का एक एथिक्स या मोरल बेस पे हाई रहे और एक जो मिसकंसेप्शन है टीचर्स के रिगार्डिंग, जी, जी। कहीं न कहीं उसको मैं सबसे पहले तो मैं एक छोटा-सा मैसेज बच्चों को भी देना जी, चाहता जी। हूँ। आज की जो जनरेशन है उनको ये लगता है कि हम गूगल से पढ़ लेंगे, हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, हमें टीचर की ज़रूरत नहीं है, हमें स्कूल की ज़रूरत नहीं है, तो ये बेसिकली फंडामेंटली बात गलत है। जी, कितना भी बच्चा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे चला जाए, जब तक उसके पास गुरु नहीं होगा, जब तक वो उसके पास टीचर नहीं होगा, उसको रास्ता पता नहीं नहीं होगा। होगा। भई मुझे पता है कि यहाँ से इंदौर जाना है, लेकिन अगर मेरे पास में मैप नहीं होगा, मुझे कोई बताने वाला नहीं होगा कि डायरेक्शन क्या है, यस। तो मैं भटकता रहूँगा, मैं अपनी मंज़िल पे पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो सबसे पहले तो बच्चों को भी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए।
कहीं पर भी उनको ऐसा लगता है कि यार टीचर से हमारी टोन अप नहीं हो रही है या गुस्सा आ जा रहा है। कई बार बच्चे आजकल नई जनरेशन के जरा जरा सी बात पर उनको गुस्सा आ जाता है कि टीचर तो हमें बात बात पर परेशान करते हैं, बात बात पर हमें पॉइंट आउट करते हैं। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, वो आपके टीचर हैं। हर टीचर ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट जो है वो एक स्टार बने। यस सर। तो कभी भी कोई भी टीचर जो है वो आपसे उस तरह से कोई भी खुंडस वगैरह या अपन बोल दें कि भाई आपसे दुश्मनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं नहीं है है। सर। दूसरा, टीचर के लिए भी एक मैसेज है, हर बच्चे को अपना बच्चा समझे। आप ये सोचें कि यार ये बच्चे इसको समझ में नहीं आ रहा, अगर इसकी जगह मेरा बच्चा होता तो क्या करता। तो जो अगर आप जिस तरीके से अपने बच्चे के साथ डील करते हैं, इसे अगर आप हर बच्चे के साथ में डील करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और टीचर्स के लिए जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं, बजाय आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या रील, ये आई डोंट थिंक कि कोई फ्यूचर होने वाला है। यस ये सर। तो बस टेम्परेरी फेज है। जैसे हमारे टाइम पर ऑरकुट आया था, फिर ऑरकुट बंद हो गया, फिर फेसबुक आ गया, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। ये तो लाइफ टाइम इनमें इनोवेशन होता रहेगा। हमें हमारे फ्यूचर के लिए क्या रिक्वायर्ड है उस पर काम करना चाहिए। तो एक मैसेज टीचर के लिए भी है कि जब भी आप फ्री रहें या ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके पास में रहें, तो आप पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट को कोशिश कीजिए। मैंने बच्चों के साथ रहकर पहले 1-1 घंटा मैं बच्चों को देता था, उसी समय मैं खुद भी बैठ के क्वेश्चन करता था। मेरा टारगेट होता था बच्चे से क्वेश्चन मेरे ज़्यादा हो जाना चाहिए। जी। तो मैं टीचर हूँ, तो मैं उतनी स्पीड से अपने क्वेश्चन को करता था, तो धीरे-धीरे वो आदत मेरे अंदर कहीं आई है। तो ये सारे टीचर्स को डेली अपना एक छोटा-सा होमवर्क, कोई भी टारगेट लेके कि यार इसको मैं और कितने अच्छे से समझा सकता हूँ कि और मेरे सारे बच्चों को समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं हर बच्चे से पूछता हूँ बेटा समझ में आया या नहीं आया। जब तक मैं 3-4 बार पूछ नहीं लेता और जब सारे बच्चे बोल देते कि आ गया, तब मुझे लगता है कि हाँ शायद मैं समझा पाया। जी। तभी मैं अगले टॉपिक पे जाता हूँ, अदरवाइज वापस उसी पे घूमता रहता हूँ। क्योंकि मेरे लिए तो वो पहला बच्चा और लास्ट बच्चा दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस यस। रखते हैं। क्योंकि दोनों ने फीस दी है और दोनों के टीचर तो मैं ही हूँ ना। अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल रहा तो भी मैं जिम्मेदार, और अगर कोई फेलियर हो गया तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही रहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। हमारी होती है सर। सर वैसे तो मैंने बोला था कि आखिरी क्वेश्चन है, बट 2 मिनट आपका और लेना चाह रहा हूँ मैं, कि कई बार बच्चे अप टू द मार्क्स मार्क लेके नहीं आ पाते हैं। जी लाइक जो कंपटीशन है मेडिकल में, अगर बात करें, वो 700 है, 650 है। जी जी बच्चे कई बार डाउन रह जाते हैं और उनको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता या एम्स नहीं मिल पाता है। जी जी जी। उसके लिए कैसा आपका एक स्ट्रेटजी रहता है, क्या रहता है? हाँ, बेसिकली तो पहले तो अपन इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले एम्स जी। जो है उनमें सीटें फिलअप होती हैं, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर स्टेट के कॉलेज हैं। तो डेफिनेटली किसी बच्चे के 600 नंबर आए हैं और उसको कॉलेज प्रॉपर नहीं मिला है, जी। तो पहले अपन बच्चे से बात करके उसकी काउंसलिंग करते हैं कि बेटा यार आपका अगली प्लानिंग क्या है। जी। अगर वो बोलता है कि नहीं सर मेरी प्लानिंग तो कुछ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, यहाँ आप जा सकते हो, इसका इतना फीस है, इसका इतना फीस है, इसका इतना फीस है, आप चूज़ कीजिए कि आप इसको भर सकते हैं। तो बच्चा बोलता है कि हाँ मैं ये भर सकता हूँ, तो ठीक है। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा सर, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर अपन उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा आप और मेहनत कीजिए, जी। एक साल ड्रॉप ले लीजिए। लेकिन ड्रॉप उन्हीं बच्चों के लिए होता है सर जो बेसिकली 500 प्लस में रहते हैं। अगर कोई बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है और उसके 150-200 नंबर है और वो बोलता है कि मैं ड्रॉप लूंगा, तो कहीं ना कहीं वो इनजस्टिस है उस बच्चे के लिए भी। क्योंकि बहुत सारा मॉडिफिकेशन नहीं होता अगर आपका 11th-12th का बेस नहीं है तो। नहीं अच्छे तो से फिर किया अपन तो। उसको बोलते हैं कि बेटा आप एक काम कीजिए, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप फील्ड चेंज कीजिए, आप थोड़ा सा मोड चेंज कीजिए, और भी कोर्सेज हैं जिसमें आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो अपन बच्चों को उधर गाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि हर एक बच्चा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए और प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद सक्सेस के वो करीब चला जाए। सर आपका वास्ट एक्सपीरियंस है डॉक्टर बनाने का। आप थ्रू आउट बच्चों के बीच रहे, मेडिकल वाले फील्ड में रहे। आज मैं कॉन्सेप्ट देखता हूँ बच्चों को ज़्यादातर कि यूट्यूब पे देखना है, मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को आईपैड चाहिए, एनसीईआरटी से भाग रहे वो। एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा कोविड ने रोल प्ले किया है। जी। कोविड के समय जो ऑनलाइन ऑनलाइन था, तो उससे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ऑनलाइन सबसे अच्छा है। जी। मेरे पास अभी परसों एक बच्ची आई थी कि सर मुझे क्लास में सर ने वो टॉपिक पढ़ाया था, 4.5 घंटे सर ने पढ़ाया 3 दिन के अंदर, लेकिन मैं यूट्यूब पे देखने गई तो मुझे 1.5 घंटे में समझ में आया। जी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि बेटा वो टीचर ने जो 4.5 घंटे मेहनत की है ना, तब तुझे 1.5 घंटा समझ में आया समझ में है। आया है। यस सर। अगर तू शुरुआत में वो जाके देखती ना, तो तुझे 4.5 नहीं 10 घंटे लग जाते लग जाते समझने हैं। के लिए। तो बच्चों में कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन है। जी। क्लास में टीचर जब पढ़ाता है तो काफ़ी चीज़ें समेटने की कोशिश करता है,
वो चाहता है कि यार मैं सब कुछ बता दूं, तो धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब बच्चा उस बीच में आउट हो गया, जी। आउट इन द सेंस कि वो फिजिकली तो प्रेजेंट है, मेंटली उसने सुनना ही बंद कर दिया, जी। और फिर वो बोलता है कि मुझे यूट्यूब से पढ़ना है। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, यूट्यूब से या ऑनलाइन पढ़ने में 10% सक्सेस रेट होता है, और 90% सक्सेस रेट उन बच्चों का ज़्यादा है जो टीचर के थ्रू पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं। तो भारत में आज भी हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन अभी आज की तारीख में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है बंद हो गए हैं। जैसे बंद हो गए। वो कोविड के समय था, क्योंकि सबको ये समझ में आ गया कि नहीं, जब तक एक बच्चे के साथ में टीचर नहीं रहेगा पूरे टाइम, तब तक वो नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उसमें क्या है सर कि मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, मुझे ये लेक्चर समझ में नहीं आया, मैंने स्क्रीन बदल दी, दूसरे का देखूंगा, जी। दूसरे का तीसरे का देखूंगा, तो वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे देखना किसका है, और केवल टाइम वेस्टिंग प्रोसेस वहाँ पे सर चलती आपको रहती क्या है। लगता है, आपके नज़रिए से देखें तो क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए मेडिकल के पेपर के लिए, और उसमें अगर मैं एनसीईआरटी की जी बात जी, करूं तो? एनसीईआरटी का सबसे अहम रोल होता है अभी तक। जी। अभी आगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो बोला है उसके हिसाब से अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो अभी तक वो मुझे पता नहीं है, जी। क्योंकि अभी तक आया नहीं है एनटीए का नोटिफिकेशन। लेकिन जनरली अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन सारे एग्जाम्पल को आप देख लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि 99% पेपर आपका नीट का क्लियर हो जाता है। फिजिक्स के अंदर डेफिनेटली जो एनसीईआरटी है उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है या थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वो अप एंड डाउन थोड़ा सा सब्जेक्ट का थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर वो जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो दो सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पहले तो इनको एनसीईआरटी से होल्ड बना लो, जी। उसके बाद फिजिक्स का उसमें मसाला ऐड कर दो, जी। डॉक्टर बनना आसान हो जाएगा। जी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मुझे ये भी बुक पढ़ना है वो भी बुक पढ़ना है, वो एनसीईआरटी को वजन देते नहीं है, ये उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। जी। आप लास्ट ईयर का नीट का पेपर उठा लो, पूरा पेपर एनसीईआरटी से, उसके पहले का उठा लीजिए, पूरा पेपर एनसीईआरटी से, केवल 4 5 6 क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी के इधर उधर बाहर घूमते से रहते चले हैं। जाते हैं। तो अगर मैं 10 मान लेता हूं कि 200 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आ भी गए, जी। तो एनटी ऑप्शन देता है आपको 200 में से 180 करना है। तो मैं अगर एनसीईआरटी ही अगर पढ़ूंगा तो मेरे लिए तो एग्जाम क्लियर करना सबसे आसान आसान हो काम जाएगा, है। यस और अगर मान लेते हैं कि 623 इस बार अपने स्टेट का कट ऑफ रहा है, सर। मध्य जी। प्रदेश का, जी। तो 620 को अगर मैं एक नज़रिए से देखूं तो मेरे पास कितने क्वेश्चन, मुझे 620 लाने के लिए कितने क्वेश्चन सोल्व करना पड़े, तो 620 की अगर अपन बात करते हैं तो नियरली 150 क्वेश्चन मुझे सोल्व करना पड़े। 150 से लेकर 155 क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जी। 180 एग्जाम में आते हैं। आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन बाहर से आए, तो आप इमेजिन कर लीजिए आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं उसको इतना थोरो पढ़िए, इतना थोरो पढ़िए, उसको करीब 25 30 बार पढ़िए, जो हर किसी बच्चे के बस का नहीं होता है। नहीं वो होता है। बोलता रहे तो मुझे आता है, बिल्कुल नहीं। आप उसकी एक एक लाइन को पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है। तो एनसीईआरटी जो है वो रामबाण जिसको बोलते हैं कि हाँ इसको पढ़ लिया तो एग्जाम क्लियर हो क्लियर जाएगी, हो जाना। अपने टाइम पर वो 2020 आते थे, जी। तो वैसा एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी को आपको लेकर ही चलना है, वो बेस आपका बनाता बेस है बिल्कुल अपना एग्जामिनेशन, नीट के एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन नीट के के लिए। लिए। सर थैंक यू वेरी मच, इतना कीमती समय और कीमती इन्फॉर्मेशन देने आपने के लिए बुलाया, थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं ये भी चेक ही कर लेता हूँ पहले, आज हमने काफ़ी